हेलो फ्रेंड मैं शरद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रुदौली क्लासेस। फ्रेंड, इससे पहले मैंने आपके लिए अपने चैनल पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को अपलोड कर दिया था। आज हम बात करेंगे पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पार्ट थर्ड की। तो चलिए फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज़ है, जो कि पहली और दूसरी हो चुकी है, आज तीसरी होगी। अगर पहला और दूसरी सीरीज़ आपने नहीं देखी तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको मिल जाएगी। चलिए हम बात करते हैं आज के टॉपिक की, आज के पार्ट थर्ड को। आज का पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो फ्रेंड, राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति महोदय। साथ ही साथ बात की जाए उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र संबोधित करते हैं राष्ट्रपति जी को। इससे पहले फ्रेंड, मैंने जब आपको राष्ट्रपति वाले क्वेश्चन करा रहा था राष्ट्रपति के, तो उसमें क्वेश्चन ये लिखा था कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है, तो वहाँ पर आंसर था उपराष्ट्रपति। यानी कि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देगा राष्ट्रपति जी को और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देंगे उपराष्ट्रपति को। तो दोनों एक दूसरे को अपना त्याग पत्र संबोधित करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया, एकमात्र भारतीय उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु इनके पदावधि के दौरान हो गई। यानी कि ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु इनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी? तो फ्रेंड, ये थे श्री कृष्णकांत जी। श्री कृष्णकांत जी ऐसे व्यक्ति थे, यह भारत के एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जिनकी मृत्यु इनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद को शपथ कौन दिलाता है? तो फ्रेंड, यहाँ भी आंसर होगा आपका राष्ट्रपति महोदय। यानी कि उपराष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, साथ ही साथ प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति महोदय जी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, या फिर क्वेश्चन कभी कभार इस तरीके से भी पूछ लेता है कि प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद को शपथ कौन दिलाता है, तो उसका भी आंसर होगा प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर है लोकसभा के प्रति। फ्रेंड, इसका क्या मतलब है कि उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद? फ्रेंड, होता क्या है, मान लीजिए लोकसभा किसी भी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे, यानी उसे अयोग्य ठहरा दे। किसी भी मंत्री को लोकसभा अगर अयोग्य साबित कर दे, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, तो सारे के सारे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो इसी को कहा गया है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति महोदय से लोकसभा शुरू करने तथा विघटित यानी समाप्त करने की सिफारिश कौन करता है? तो फ्रेंड, ये सिफारिश करते हैं प्रधानमंत्री जी। यानी कि प्रधानमंत्री महोदय को ये अधिकार है कि वो राष्ट्रपति से लोकसभा को शुरू करने और उसे विघटित करने के लिए कह सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड, मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए लिख के लाया हूँ प्रधानमंत्री से रिलेटेड। जैसे कि पिछले मैंने आपको राष्ट्रपति से बताए थे, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री जी से रिलेटेड जो
इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे मैं आपके लिए लिख के लाया हूँ। इसमें देखिए पहला पॉइंट लिखा गया सबसे बड़ा कार्यकाल। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका था, तो आपका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लगभग 17 वर्षों तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है, 17 वर्षों तक। अफरन बात की जाए सबसे छोटे कार्यकाल की, तो सबसे छोटा कार्यकाल था अटल बिहारी वाजपेयी जी का। अटल बिहारी वाजपेयी जी मात्र 13 दिन तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए थे। उसके बाद थर्ड नंबर में देखिए क्या लिखा गया। थर्ड नंबर में बताया गया है देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। क्वेश्चन पूछा जाए देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तब आपका आंसर होगा श्रीमती इंदिरा गांधी जी। आइए और देखें कौन से पॉइंट है। पॉइंट नंबर 4 तो पॉइंट नंबर 5। पहले हम बात करते हैं 4 की। पॉइंट नंबर 4 में लिखा गया सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, साथ ही साथ प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले प्रधानमंत्री। इन तीनों का ही आंसर होगा मोरारजी देसाई। फ्रेंड, मोरारजी देसाई जी सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने थे और ये गैर कांग्रेसी थे, साथ ही साथ जिन्होंने आगे चलकर प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो फ्रेंड, मोरारजी देसाई जी से 3 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए सबसे अधिक उम्र में कौन प्रधानमंत्री बना, तो आंसर होगा मोरारजी देसाई जी। साथ ही साथ क्वेश्चन पूछा जाए प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे मोरारजी देसाई। साथ ही साथ क्वेश्चन ये पूछा जाए प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री, तो वो है मोरारजी देसाई। तो फ्रेंड, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, इम्पॉर्टेंट है मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने बात की है सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री की। पॉइंट नंबर 4 में हमने बात की सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री जी की। अब हम पॉइंट नंबर 5 में बात करेंगे सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री जी की। तो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री राजीव गांधी। चलिए देखते हैं 6 नंबर का पॉइंट। 6 नंबर में क्या लिखा गया। 6 नंबर में लिखा गया लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री, तो ये हैं चौधरी चरण सिंह जी। चौधरी चरण सिंह जी ऐसे व्यक्ति थे जो प्रधानमंत्री तो बने लेकिन कभी भी लोकसभा नहीं गए, यानी कि लोकसभा का सामना इन्होंने कभी नहीं किया। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा का कभी भी सामना नहीं किया, तो आपका आंसर होगा चौधरी चरण सिंह। चलिए 7 नंबर का देखा जाए फैक्ट। 7 नंबर का तथ्य क्या कह रहा है। 7 नंबर में लिखा गया अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए गए प्रधानमंत्री, तो वो हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा किस प्रधानमंत्री को हटाया गया था, तब आपका आंसर होगा विश्वनाथ प्रताप सिंह। अब फ्रेंड, इसको याद करने का एक तरीका बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन में लिखा होगा अविश्वास और आपको आंसर देना होगा विश्वास। अविश्वास वाले प्रधानमंत्री थे विश्वास, ऐसे याद रखिएगा। अविश्वास वाले प्रधानमंत्री थे विश्वास और विश्वास से बन जाएगा विश्वनाथ प्रताप, ऐसे याद करिएगा। इस अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए गए प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप। याद करने का तरीका, अविश्वास वाले प्रधानमंत्री वो है विश्वास, तो विश्वास से बनेगा विश्वनाथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पे फिर से क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखा जाए।
क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की संसद किन किन लोगों से मिलकर बनी होती है। क्वेश्चन ये पूछा जाए, भारत की संसद किन किन लोगों से मिलकर बनी है, या फिर क्वेश्चन ये पूछा जाए, भारत की संसद के अंग कौन हैं। तो वो हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। भारत की संसद 3 व्यक्तियों से मिलकर बनी है, वो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। अब फ्रेंड यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा गया है, राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो राज्यसभा की अधिकतम संख्या होगी 250। यहाँ पे हाईलाइट करके लिखा गया है वर्तमान में 245 सदस्य। अब फ्रेंड इसमें डिफरेंस समझिएगा। क्वेश्चन पूछा जाए कि लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो वो होगा 250। क्वेश्चन पूछा जाए वर्तमान में चलिए फ्रेंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो आंसर होगा 250, 250। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। और यहाँ पे हाईलाइट करके लिखा गया है वर्तमान में 245 सदस्य। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं और अधिकतम कितने हो सकते हैं, 250। और फ्रेंड देखिएगा, क्वेश्चन ये पूछे कि राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है या राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो वो होगा 250, अधिकतम 250। क्वेश्चन अगर ये पूछ ले वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वो होगा 245। यह क्वेश्चन ये पूछे कि वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या क्या है, तो वो होगा 245 सदस्य। अब देखिए, अधिकतम 250, वर्तमान में 245, ये है राज्यसभा की संख्या। अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं लोकसभा की। लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में अधिकतम 552 लोग हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में 545 लोग हैं। क्वेश्चन पूछे यहाँ पर कि लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तब आपका आंसर होगा 552। लोकसभा की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन पूछे वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तब आपका आंसर होगा 545। फ्रेंड, ये जितने भी डेटा हैं ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और मैंने कोशिश की है इस तरीके से जो डेटा हैं उनको एक साथ लेके चलूँ, यानी कि राज्यसभा के और लोकसभा के दोनों के आंकड़ों को एक साथ बताया जाए। इससे लर्न करने में आसानी होती है। आपने लर्न किया राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250, यहीं पे लोकसभा की अधिकतम संख्या 552, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य 245, वर्तमान में लोकसभा के सदस्य 545। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, 10वें नंबर का क्वेश्चन, उसमें पूछा गया राज्यसभा में अधिकतम संख्या किस राज्य की है, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश की। वर्तमान समय में राज्यसभा में सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश के सदस्यों की है, यानी सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से ही हैं। उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा सीटें इसलिए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी तो सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन पूछता है कि राज्यसभा में अधिकतम संख्या किस राज्य की है, तब आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें हैं या कितने सदस्य हैं, तब आपका आंसर होगा 31। यहीं पर लोकसभा की बात कर ली जाए। क्वेश्चन पूछ ले कि लोकसभा में अधिकतम संख्या किस राज्य की है, तो वहाँ भी आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश। और अगर संख्या पूछ ले तो होगा 80 सीटें। यानी कि क्वेश्चन पूछे लोकसभा में उत्तर प्रदेश के कितने सदस्य हैं या उत्तर प्रदेश राज्य से कितनी सीटें हैं, तो वो हैं 80, 80। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11वां। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है
राज्यसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु यानी मिनिमम एज, तो न्यूनतम आयु क्या है, तो वो है 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, यहीं पे लोकसभा की बात करें तो वो 25 वर्ष। यानी कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपको 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की सदस्यता लेने के लिए आपको मिनिमम 25 वर्ष का होना अनिवार्य है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 12वां, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा गया राज्यसभा तथा लोकसभा की बैठकों के बीच न्यूनतम कितने दिन का अंतर होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा 6 माह का। यानी कि राज्यसभा और लोकसभा की 2 बैठकों के बीच 6 महीने का अंतर होना चाहिए, इससे ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। संविधान में इस बात को लिखा गया है। संविधान में लिखा गया है राज्यसभा तथा लोकसभा सत्र की अंतिम बैठक तथा अगले सत्र की प्रथम बैठक, यानी कि जो बैठक हो रही है, इस मान लीजिए इस समय वर्तमान में कोई बैठक चल रही है लोकसभा की या राज्यसभा की, ये जो बैठक ख़त्म होगी उसके बाद जो अगली बैठक शुरू होगी, इन दोनों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह का गैप हो सकता है, इससे ज़्यादा का नहीं हो सकता। तो इसी बात को यहाँ पे ग्रीन कलर से हाईलाइट करके लिखी गई है। यहाँ पे लिखा गया है राज्यसभा तथा लोकसभा सत्र की अंतिम बैठक तथा अगले सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा गया है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने समय का होता है, तो ये होता है 6 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लोकसभा के 5 साल का, लेकिन राज्यसभा के 6 साल का। अब फ्रेंड यहाँ पे हाईलाइट पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, ये जो हाईलाइट पॉइंट लिखा है राज्यसभा से वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले इसको पढ़ते हैं फिर बताता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। लिखा गया राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं हो सकती। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर हो जाते हैं। अब फ्रेंड क्वेश्चन इस तरीके से यहाँ पर आते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन अस्थायी सदन है। क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन अस्थायी सदन है। साथ ही साथ आपको दे दिया गया है ऑप्शंस के लिए, और लोकसभा या फिर विधानसभा या राज्यसभा या कोई अन्य, इस तरीके से क्वेश्चन आया है। तो आपका आंसर होगा राज्यसभा। क्वेश्चन पूछा जाए कि अस्थायी सदन कौन है, तो आंसर होगा राज्यसभा। साथ ही साथ क्वेश्चन ये भी पूछा गया इनमें से किस सभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैंने बताया कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन इस तरीके से भी आया हुआ है कि इनमें से किस सभा को भंग नहीं किया जा सकता, तब आंसर होगा राज्यसभा। साथ ही साथ ये तो मैंने ऊपर बता ही दिया कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि राज्यसभा के सदस्य का कब, क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यसभा के सदस्य कब सेवानिवृत्त होते हैं, तो प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर होते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है। तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार यानी 18 साल की एज को जब हो जाते हैं नागरिक, तो उनको अधिकार मिलता है वोट देने का, तो उसी के आधार पे लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है।
लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं वो सब वयस्क मताधिकार के आधार पे लोकसभा में जाते हैं। चलिए फ्रेंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है। तो इसका आंसर होगा वयस्क मताधिकार के आधार पे। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो वयस्क मताधिकार के आधार पे जो चुनाव होता है उसको जीतते हैं, तब वो जाके लोकसभा में जाते हैं। वयस्क मताधिकार यानी ऐसे नागरिक जो 18 साल के हो गए हैं और उनको वोट करने का अधिकार प्राप्त होता है, तो उन्हीं को कहा गया वयस्क मताधिकार। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 एक साथ देखिए। 15 में लिखा गया सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है। सबसे अधिक मतदाता का मतलब सबसे अधिक जनसंख्या भी होता है। देखिए सबसे ज़्यादा मतदाता वहीं होंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या होगी, और वो लोकसभा क्षेत्र होना चाहिए। चलिए फ्रेंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15 नंबर की। 15 नंबर में लिखा गया सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है। तो सबसे अधिक मतदाता किस लोकसभा क्षेत्र में है, तो वो है दिल्ली में। क्वेश्चन पूछा गया है सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, तो वो है दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया सबसे कम मतदाता। देखिए पहले पूछा गया सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र, फिर पूछा गया सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र, तो ये होगा लक्षद्वीप। दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। क्वेश्चन पूछा जाए सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र, तो आंसर दिल्ली। क्वेश्चन पूछा जाए सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र, तो आंसर लक्षद्वीप। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। अभी देखिए जो 15 नंबर में उसमें मतदाता के आधार पे सबसे बड़ा क्षेत्रफल पूछा गया था लोकसभा का, और यहाँ पर क्षेत्रफल के आधार पे पूछा गया है लोकसभा का सबसे बड़ा क्षेत्र। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र होगा लद्दाख। अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र। अगर सबसे बड़े की बात की जाए क्षेत्रफल के हिसाब से तो वो लद्दाख, और सबसे छोटे की बात की जाए तो वो दिल्ली का चांदनी चौक। दिल्ली का चांदनी चौक क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है। क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकसभा का क्षेत्र जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा है इनमें से कौन है, तो आपका आंसर होगा दिल्ली का चांदनी चौक। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो फ्रेंड संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं राष्ट्रपति। चलिए फ्रेंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 में है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो फ्रेंड संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष महोदय, यानी कि वर्तमान समय में जो ओम बिरला जी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्ष करेंगे। लेकिन फ्रेंड याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, संयुक्त अधिवेशन को बुलाते राष्ट्रपति महोदय हैं, यानी कि बात देखा जाए वर्तमान समय में संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे रामनाथ कोविंद जी, लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे ओम बिरला जी। ऐसे ध्यान रखिएगा, संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे रामनाथ कोविंद और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे ओम बिरला। ये ध्यान दीजिएगा। अगर पूछे अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है तो वो लोकसभा अध्यक्ष करता है, और उसको संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है तो वो राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा गया है कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इस बात का निर्णय कौन करता है। तो इस बात का निर्णय करेंगे लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष ने अगर ये कह दिया
कि ये वाला विधेयक धन विधेयक है तो उसे धन विधेयक माना जाएगा। अगर वो कहते हैं कि ये विधेयक धन विधेयक नहीं है तो उसे धन विधेयक नहीं माना जाएगा। और फ्रेंड्स साथ ही साथ अपने ध्यान रखिएगा, अगर लोकसभा अध्यक्ष ने कह दिया कि ये विधेयक धन विधेयक है तो इसकी खिलाफ आप किसी भी न्यायालय में या संसद में या राष्ट्रपति से शिकायत नहीं कर सकते हैं। ये लोकसभा अध्यक्ष का पावर। क्वेश्चन ये पूछा नहीं गया है लेकिन मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दिया आपको कि अगर लोकसभा अध्यक्ष ने कह दिया कि ये विधेयक धन विधेयक है तो इसके खिलाफ आप किसी भी न्यायालय में राष्ट्रपति से या संसद में शिकायत नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन ये पूछा गया है कि धन विधेयक के संबंध में निर्णय कौन देता है, तो उसका भी आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। इसी क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ देता है, घुमा के पूछता है कि धन विधेयक के संबंध में निर्णय कौन देता है, तो वो लोकसभा अध्यक्ष देता है। क्वेश्चन पूछे धन विधेयक है अथवा नहीं, इस बात का निर्णय कौन करता है, तो वो लोकसभा अध्यक्ष। चलिए बात करते हैं 21 नंबर की। 21 नंबर में लिखा गया है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। देखिए होता क्या है, प्रथम राष्ट्रपति लोग लर्न करते हैं, उपराष्ट्रपति लर्न कर देते हैं, प्रधानमंत्री भी लर्न कर लेते हैं। लेकिन आजकल एग्ज़ाम में ये पूछा गया, देखा गया कि पिछले 1-2 सालों से एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे जी.वी. मावलंकर। जी.वी. मावलंकर जो थे वो भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर। 22 नंबर की बात की जाए, 22 नंबर में पूछा गया भारत सरकार का विधि अधिकारी यानी कानून का सबसे बड़ा अधिकारी, तो वो होगा महान्यायवादी। क्वेश्चन अगर इस तरीके से पूछा जाए भारत सरकार का विधि अधिकारी कौन होता है, तब आंसर महान्यायवादी। क्वेश्चन पूछा जाए भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी कौन होता है, तब भी आंसर होगा महान्यायवादी। 23 नंबर पे बात करते हैं। 23 नंबर पे है सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है। तो सार्वजनिक धन की रक्षा कौन करता है, संरक्षक कौन होता है, तो वो होता है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। भारत का जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है वो सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। फ्रेंड बात की जाए राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी, अभी हमने जो लिखा था ये देखिए, ये है केंद्र सरकार के संबंध में, यानी भारत सरकार या केंद्र सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी महान्यायवादी। और यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा गया 24 नंबर में, इसमें लिखा गया राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी। राज्य सरकार में सबसे बड़ा कानून का अधिकारी होता है महाधिवक्ता और केंद्र सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी महान्यायवादी। तो महान्यायवादी और महाधिवक्ता में अंतर होता है। महान्यायवादी होता है केंद्र सरकार में और महाधिवक्ता होता है राज्य सरकार में, और दोनों होते हैं कानून के सर्वोच्च अधिकारी। चलिए बात करते हैं 25 नंबर। बस फ्रेंड इतने ही क्वेश्चन थे 24 तक ही। तो फ्रेंड 24 और 22 यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा कि महान्यायवादी और महाधिवक्ता दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं। महाधिवक्ता जो होता है वो राज्य सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है और महान्यायवादी जो होता है वो केंद्र सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। तो फ्रेंड इस तरीके से हमारा पार्ट 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के पार्ट 3 कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।